कक्ष में खगड़िया जिले से बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। जिले के हर समस्या के साथ ही जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले की बाढ़ में वर्तमान स्थिति के साथ राहत और बचाव कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया। समीक्षा के दौरान हमने देखा कि खगड़िया जिला में अच्छा अवेयरनेस है, अच्छा काम हो रहा है और जो हमें बिहार से इस बार संतुष्टि मिला है कि हमारे बाढ़ में हमारे जनता को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। जो तकलीफ है उसे हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी हमारे विभाग और सभी अधिकारी हमारे अलर्ट हैं और सरकार ने पहले ही मंशा जताई थी और 6 महीना पहले से हम लोग जनवरी से ही काम कर रहे थे कि हमारे यहाँ किसी तरह की बाढ़ में जनता को कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये तो आपदा है, आपदा में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए हमारे सभी, चाहे जल संसाधन हो, चाहे RCD हो, चाहे जो भी विभाग है, हर विभाग अलर्ट होके खड़ा है। और सिल्वर विजेता मेडल जो है सिंगराज जी, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिल्वर मेडल विजेता हैं ये। और आप सिंगराज जी, आपको बता दें कि पैरालंपिक में इनको सिल्वर मेडल मिला है और खुशी जाहिर कर रहे हैं। पैरालंपिक में देश का नाम काफी रोशन हुआ है। गोल्ड मेडल मनीष नरवाल लेकर आए हैं, सिंगराज जी सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। जिस तरीके से पैरालंपिक में भारत का नाम रोशन हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की है और इन सभी विजेताओं को बधाई दी है, साथ ही साथ शुभकामनाएं भी दी हैं। और ये मेडल की खुशी आप सिंगराज जी के चेहरे पर साफ देख सकते हैं। देश का नाम रोशन किया है। शहर के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के काजीचक मोहल्ला में विगत 19 जुलाई की रात बिहारी ढाबा पर छापेमारी की गई। सरान ढाबा संचालक अनीश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छापेमारी में पुलिस को ढाबे से 2 गोलियां बरामद हैं। पूरे कांड को उन्होंने सिलसिलेवार से ढंग से सुना। हमारे मोबाइल में जो साक्ष्य था, चूँकि FIR के अनुसार वहाँ रात में 11:40 पर अनीश कुमार के कमर से पिस्तौल की बरामदगी होती है और रात में 11:55 पर अनीश कुमार के लोगों को पता होगा कि दिनांक 19 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे काजीचक स्थित बिहारी रेस्टोरेंट से अनीश कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। छापेमारी दल का यह आरोप था कि अनीश कुमार के कमर के बाएं हिस्से में एक पिस्टल और उसके पॉकेट से 2 गोली की बरामदगी हुई, जबकि अनीश कुमार की निशानदेही पर रेस्टोरेंट के अंदर ड्रावर से, एक टेबल के ड्रावर से 1 कट्टा और 4 गोलियों की बरामदगी हुई। अनीश कुमार के कमर में जो पिस्टल था वो लोडेड पिस्टल था, ऐसा छापामारी दल का बयान है। उसके आधार पर 19 तारीख की रात को अनीश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद 20 तारीख को उसे चालान करके जेल भेज दिया गया। खबर बेगूसराय से है, जहां पर नागदा वार्ड नंबर 10 में जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की। वहां के न्यूज संवाददाता संजय कुमार के पूछे गए सवाल पर जेडीयू नेता भूमिपाल राय ने कहा कि जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा का बेगूसराय दनकर की धरती पर आगमन होने जा रहा है। उसी की एक रूपरेखा इस बैठक में तैयार की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं वो सभी लोगों तक पहुंच पा रही हैं या नहीं, उसी का निरीक्षण करने के लिए तथा बाढ़ पीड़ितों की जो भी समस्याएं हैं या जो भी मुआवजा सरकार के द्वारा तय किया गया है उसका भी जायजा लिया जाएगा। ढाला पंचायत भवन में एक बैठक की गई है। बैठक करने का क्या मकसद है, आगे चूंकि पंचायत चुनाव भी है, किस वजह से बैठक हुई है, आइए हमारे साथ जो है भूमिपाल राय जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर बैठक किस लिए की गई है। और चूंकि 8 तारीख को आपका उपेंद्र कुशवाहा भी आ रहे हैं, उसको लेके इनका क्या कहना जी? जन सरोकार की और इसके नेता का सीधे जनता से सरोकार होता है। आप जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी जनता दरबार करते हैं और उसका मकसद होता है कि जनता से सीधा जुड़ना। और उनके नीचे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नीचे भी हैं और जो निचले पदान पर भी हमारा जो वर्कर है पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर, वो भी जनता से जुड़ता है
और इसीलिए हमारे नेता हमेशा भ्रमण पर रहते हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, या हम लोग के पार्टी के अभी जो मंत्री हैं RCP सर जी हैं, वो भी देखते होंगे कि आप हमेशा भ्रमण पर रहते हैं, जनता से, कार्यकर्ता से मिलते रहते हैं। तो हमारे नेता का ये हमेशा काम रहा है कि जनता के बीच रहना, जनता के समस्याओं को सुनना। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको मान सम्मान और स्वागत प्राप्त करें, इन्हीं के तैयारी के लिए यहाँ बैठक बुलाई। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरह से गांव समाज में छोटी छोटी परेशानी है, जिसको कि जो भी नेता के कार्यकर्ता है उनको ही देखना होता है, क्योंकि उनके थ्रू उनको मैसेज जाता है कि हाँ ये समस्या है, यहाँ पर ये समस्या है, उस पर क्या कहेंगे? समस्या गाँव भी छोटी छोटी होती है, जो छोटा जो लोकल लेवल पर जो अहमियत करते हैं, जैसे हम लोग हैं और लोकल लोग हैं, अगर उन तक समस्या पहुँचे, जैसे हम लोग को समस्या अगर आए तो हम लोग देखेंगे, जाके उनका परेशानी और समस्या को दूर करेंगे। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार द्वारा समाहरणालय परिसर स्थित TCP भवन सुपौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि धार्मिक न्यास परिषद की परिसंपत्तियों के संबंध और संरक्षण हेतु सर्वे चल रहा है, जिस बाबत कोशी कमिश्नरी के 13 जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी सहित संबंधित भाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई, जिस बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा जानकारी मिली है कि कोशी कमिश्नरी में लगभग 1000 एकड़ जमीन धार्मिक न्यास परिषद की चिन्हित हुई है। उसी परिसंपत्तियों को जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अधिकारियों को कहा गया है कि जहां मंत्री ने तीनों जिलाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि छोटी सी सूचना पर जिलाधिकारी ने धार्मिक न्यास परिषद, जो कि मठ मंदिरों की परिसंपत्ति है, उसे चिन्हित कर लिया है। सुपौल प्रमंडल की ऐतिहासिक धरती पर मधेपुरा के, सुपौल के और सहरसा के तीनों जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक और हमारे विधि विभाग के अवर सचिव और न्यास बोर्ड के सदस्य और सभी अनुमंडल के अनुमंडल अधिकारी, LRDC और सहरसा सुपौल के अंचल अधिकारी, इन सब लोगों के साथ जो धार्मिक न्यास बोर्ड की जो परिसंपत्ति है, मठ मंदिर की जो संपत्ति है, इस संपत्ति को संरक्षण संवर्धन करने हेतु जो सर्वे चल रहा है, तो सर्वे में हर लोग अपना अपना तो सर्वे करा लेगा, लेकिन ठाकुर जी की चिंता कौन करेगा। तो हम धन्यवाद देंगे जिला प्रशासन को कि एक छोटे सूचना पर ये सुपौल की परिसंपत्ति है, ये सहरसा की परिसंपत्ति है और ये आपको मधेपुरा की परिसंपत्ति है। तो ये 3 जिला का हजारों एकड़ भूमि लगभग आज हमारे कलेक्टर के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा दी गई है और 1 महीना का समय दिया गया है। चरोदाना इलाके में बीती रात लाइन होटल पर एक व्यक्ति की हत्या करने पहुंचे 3 बदमाश में से 2 बदमाश को लोगों ने पकड़कर पिलर में बांधकर जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बदमाश के पास से एक लोडेड कट्टा और कारतूस बरामद हुआ है, जबकि तीसरा बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। घटना का पूरा वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी कृष्णा लाइन होटल पर लोहा सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने पहुंचे थे और तभी होटल पर बैठे लोगों की नजर उन लोगों पर पड़ गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने खदेड़कर 2 बदमाशों को पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही चेरो थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गई। सदर DSP डॉक्टर शिवरी नुमानी ने बताया कि पिलर में बांधकर पिटाई के मामले में FIR भी दर्ज की जा रही। खंबे से बांधकर बदमाशों की पिटाई की गई, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से इन दोनों को छुड़ाया और उसके बाद थाने ले गई और मारपीट के मामले में भी FIR दर्ज की जा रही है। दोनों गोली पकड़ा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन विधायकों का धरना प्रदर्शन विधानसभा परिसर में रहा। पूर्व झारखंड सरकार के मंत्री दिनेश लाल सारंगी अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर धरने पर बैठ गए। वहीं विनोद सिंह रोजगार मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे। वहीं भाजपा विधायक विरंची नारायण ने कहा कि इस विधानसभा सत्र हंगामेदार होगा। सरकार की रोजगार का मुद्दा हो या नियोजन का मुद्दा हो या किसी किसान का मुद्दा,
सभी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। मौजूदा सरकार राज चलाने में पूरी तरह से विफल है। और वहीं भाजपा विधायक अमित मंडल ने कहा कि युवाओं का मुद्दा इस बार विधानसभा सत्र में गूंजेगा। नियोजन नीति को लेकर विधानसभा सत्र में सवाल उठेंगे। नियोजन नीति के कारण कई युवा बेरोजगार हो चुके हैं। विधायक दल की बैठक में नहीं आना, मुझे चिट्ठी मिली थी, मैं धन्यवाद देता हूं विधानसभा अध्यक्ष जी का। उन्होंने मुझे विधायक दल की बैठक में आमंत्रित किया था, लेकिन मेरा मानना है कि उस बैठक में आने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। उस बैठक में आने के लिए अच्छा होता भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी हैं और सारे विधायकों ने मिलकर उनको अपना नेता बनाया है। तो यह चिट्ठी मुझे नहीं आकर अगर माननीय बाबूलाल जी को जाती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व उसमें मिलता। ने दिया था रघुवर सरकार के खिलाफ, इसलिए दिया था कि रघुवर सरकार में जल जंगल जमीन के साथ सबसे ज़्यादा परेशान थे तो जुआ, अनुबंध कर्मी और रोजगार से जो है वो लोग परेशान थे। लेकिन ये सरकार 1.5 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक रोजगार के क्षेत्र में दरवाजे नियुक्ति वर्ष सरकार ने घोषणा कर चुका है, लेकिन दरवाजे खोलने की तो बात तो छोड़ दीजिए, खिड़कियां झरोखे तक नहीं खोले जा रहे हैं। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जॉल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे सुनती हो? हाँ। कोरोना से काम की बंदी हुई, मदद आ गई राशन की, और अब बेटे को कोरोना हुई गवा तो घर बैठे इलाज के लिए दवाइयां आ गईं और वो भी मुफ्त में। आप एकदम सही कह रहे हो। बहू की जब बच्चा होने वाला रहा ना, तो का अस्पताल ले जाए के लिए घर में मुफ्त में एम्बुलेंस आ गई। और तो और घर में सब लोगन का ना कोरोना का मुफ्त में टीका लग गवा। हम तो अपन जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखे कि सरकार ऐसा काम कर रही है। चुक चुक जिए मोदी जी और योगी जी। कि हमारा राशन घर के लिए मिल गया, जो हमने मजदूरी करके अपना पोषण करते थे उसको हमने बच्चों में लगाया। और जब से मोदी मुझको राशन भी देने लगे तब से मेरी सारी परेशानियां भी दूर हो गई हैं। हमारे बच्चों का पालन पोषण हो रहा है और हमारे घर का खाने पाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी और मोदी जी का। अरे मुफ्त का जो राशन मिलता है बहुत बढ़िया गरीबों के लिए योजना है, इससे बढ़िया कोई योजना है ही नहीं। मजदूरी करने जाते थे, जब काम वाम नहीं लगता था तो पड़ोस में कर्जा लेना पड़ता था, और अब कर्जा नहीं लेना पड़ता। सबको राशन, सबको पोषण। धन्यवाद मोदी जी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको सिद्धार्थनगर ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का पहले तो उन्होंने निरीक्षण किया और जो लोग से प्रभावित हुए हैं उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से। सिद्धार्थनगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी ने आज सिद्धार्थनगर का दौरा किया, हवाई सर्वेक्षण के जरिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और अब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिससे प्रभावित थे और बच्चों से भी आज मिल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री की गोद में आप बच्ची को देख सकते हैं।
नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित हुई, जहां पर प्रवेश के साथ ही विपक्षी पार्षदों को पुलिस बल के द्वारा सत्ता पक्ष ने रोकने का प्रयास किया। सभी भाजपा दल के पार्षद नेता प्रतिपक्ष हितानंद की अगुवाई में हाथ में तख्ती लेकर काला पट्टा बांधकर विरोध के नारे लगाते हुए दिखे। सदन में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा हर बार की तरह इस बार भी पुलिस को सामने कर दिया गया। पुलिस दबाव के कारण भाजपा पार्षद दल अपने हाथ की तख्ती के फ्लैग्स को निकालकर लहराते हुए सदन में प्रवेश किए। लगभग आधे घंटे विलंब से सदन की कार्रवाई शुरू हुई। पहले एजेंडे में पार्षदों के प्रश्नों का जवाब एमआईसी के सदस्यों को देना था। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने बढ़े हुए यूजर चार्ज एवं 24 घंटे जल उपलब्ध हो से संबंधित प्रश्न पूछा। एजेंडा क्रमांक 2 में संपत्ति कर 21-22 वर्ष के लिए समान रखने का भी प्रस्ताव आया। द्वारा लाया गया था, उसमें एजेंडे में था कि संपत्ति कर को पूर्ववत रखा जाए। पूर्ववत हम लोगों ने कहा कि पूर्ववत रखने के बजाय उसे माफ करना चाहिए, क्योंकि ये 1.5 वर्ष का कार्यकाल और कोरोना के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। इस कारण संपत्ति कर माफ होना चाहिए। जब केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा विभिन्न हितकारी योजनाएं इस कोरोना काल के लिए लोगों को राहत देने के लिए चलाई गई है, तो कोरबा नगर निगम की भी कुछ भूमिका होनी चाहिए। इसके विपरीत संपत्ति कर को यूजर चार्ज को जोड़कर और बढ़ा दिया गया है, तो इस प्रकार का छलावा सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। उसमें दूसरा एजेंडा था कि डंपिंग यार्ड के और ठोस अवशिष्ट को डिस्पोज करने का, जिसका भी हम लोगों ने विरोध किया। एकल निविदा पे और 0.3% बिलों पे काम दे दिया गया। जो ठेकेदार है वह नगर निगम के सत्ता में आसीन लोगों से संबंधित है। खबर दतिया से, जहां पुलिस ने लाखों रुपए की नकदी और 1 किलो 400 ग्राम सोने के आभूषणों के साथ 3 गोल्ड तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वही पुलिस गिरफ्त में आए तीनों आरोपी झांसी से कार में सवार होकर ग्वालियर की ओर जा रहे थे। साथ ही दतिया सिटी कोतवाली की पुलिस पकड़े गए तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ करने में जुट गई है। वहीं दतिया एसडीओपी ने मीडिया कर्मियों को आरोपियों की हिरासत में लेने की जानकारी दी। 12 धारा ये कहती है जहाँ डकैती अधिनियम लगा है वहाँ पे अगर कोई ऐसा सामान रखता है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दतिया द्वारा अवैध गतिविधियों के संबंध में लगातार सभी थाना प्रभारी और एसडीओपी को निर्देश दिए जा रहे थे कि इन पर कार्रवाई करें। उसी के तारतम्य में कल रात्रि को सूबेदार उत्तम सिंह बघेल जो ट्रैफिक प्रभारी हैं उनको एक मुख्य जरिए सूचना मिली कि एक बलिनो कार झांसी की तरफ से आ रही है जिसमें कुछ गोल्ड है और उनके साथ पेपर्स नहीं है। उसी के तारतम्य में थाना प्रभारी कोतवाली श्री रविंद्र शर्मा द्वारा चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान गाड़ी झांसी की तरफ से आती हुई दिखी। गाड़ी को रोककर जब चेक किया गया तो उसमें कुछ 2 बॉक्सेस में कुछ गोल्ड की ज्वेलरी थी और कैश था। जब संबंध में 3 व्यक्ति जो गाड़ी में बैठे हुए थे उनसे पूछताछ की गई तो वो कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाए, जिससे ये 12 सेक्शन 12 MPDP के एक्ट का ये एक केस कोतवाली में रजिस्टर किया गया है। इसमें 3 व्यक्ति सवार थे, राजक पुत्र रमेश पाल, सूरज पुत्र करण यादव, मनीष पुत्र धन्नालाल जैन। ये तीनों ग्वालियर के निवासी हैं। टोटल इसमें 9 लाख रुपए कैश हैं, 1465 ग्राम सोना और उसकी ज्वेलरी है और एक बलिनो कार ये जब्त की गई। सरगुजा जिले में पीएम आवास योजना के तहत भ्रष्टाचार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और यही कारण है कि सरगुजा में पीएम आवास योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सरगुजा जिले में कई ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना पीएम आवास का लाभ तो नहीं मिला, लेकिन उनके हक की राशि सरपंच सचिव सहित जिम्मेदार अधिकारी डकार गए। जिम्मेदारों के इस कारनामे की वजह से हितग्राही कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। 2017-18 में क्या हुआ था? तो पिताजी ने दिए थे पैसा 2 किस्त 80,000 रुपये को। हाँ, तो मतलब कहना चाहिए 80,000 में ये सब लाए सामान सब, उसके बाद में इसको सब काम जारी की कहना चाहिए। जांच करें नहीं, ये आपके द्वारा ये बताया गया था कि ऐसे वहाँ पे इशू आया है, तो उसके बाद हमने जनपद सीईओ को वहाँ पे निर्देशित किए कि जो भी ऐसे आवास है जिसमें पैसे निकाले गए हैं, जो आपने शिकायत की है, परंतु वहाँ पे मकान पूरा बना नहीं है, तो उसमें जनपद सीईओ पूरा जांच कर रहे हैं। वो संभवतः 1 हफ्ते के अंदर वो अपना जांच प्रतिवेदन मुझे प्रस्तुत करेंगे। अगर इनके कुछ अनुचित हुआ तो उसमें संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
कांकेर जिला मुख्यालय में सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी और 1 दिवसीय साप्ताहिक अवकाश लेकर अपने कलम बंद कर कलेक्टर परिसर स्थित पंडाल लगाकर सैकड़ों की संख्या में अधिकारी कर्मचारियों लामबंद हुए हैं। वही विशाल रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग है कि केंद्र के समान राज्य के कर्मचारी अधिकारियों को भी महंगाई भत्ता दिया जाए। महंगाई भत्ता समेत अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सरकारी कार्यालय बंद होने से आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 17 से 28% हो गया है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2019 से मात्र 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है। यह हमारे जो है 5वें चरण का आंदोलन है। हमने 14 सूत्री मांगों को लेकर के विभिन्न माध्यमों से भोजनावकाश में हो हमने कार्य बिना बाधित किए सरकार को अपना ज्ञापन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहा, ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन या तो हम अपने कार्यक्रम में सफल नहीं हुए या सरकार यह देखना नहीं चाहती थी या सुनना नहीं चाहती थी। आज हमें मजबूर होकर के 5वें चरण के आंदोलन में पूरे प्रदेश में विकासखंड पूरे 150 विकासखंडों में आज हमारे कर्मचारी अधिकारी 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर के अपनी मांगों के 14 सूत्री मांगों के साथ साथ 28% डीए के लिए आज हम आंदोलनरत हैं। और मैं फेडरेशन के बैनर तले, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले हम अपनी मांगों को लेकर आए हैं। हमारे महंगाई जब हमारी कम नहीं हो रही है, खाते हम भी वही हैं, केंद्र के लोग भी वही दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, हम भी वही खाते हैं, लेकिन उनको महंगाई भत्ता इतना बेपनाह मिल रहा है 26%, और हम मांगते मांगते 5 बार हो गया, लेकिन सरकार के लिए हमेशा हम तुच्छता के पात्र रहे हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सबको घर तक हमने पहुंचाया है, एक जन सामान्य तक हमने पहुंचाया है, गांव में गरीबों तक हमने पहुंचाया है, और मेडल मिला है भूपेश सरकार को। तो सरकार को ये नज़रअंदाज न करे, सारी योजनाएं सरकारी कर्मचारी पूरे करते हैं, मेडल लेकर भूपेश सरकार आती है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि उनको देना होगा। जब तक वो नहीं देंगे हम लड़ते रहेंगे, उनको देना। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राजधानी के बूढ़ा तालाब में काम बंद कर 16 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने को लेकर यह धरना था। राजधानी के इंद्रावती भवन सहित सरकारी कार्यालयों में धरना के चलते प्रभाव पड़ता भी नजर आया। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को सरकारी कार्यालय तो खुले, लेकिन अधिकारियों की मौजूदगी नहीं रही। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के धरने का हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने जायजा लिया है। क्या कुछ है आपको दिखाते हैं। और हम अपना अधिकार मांगते के लिए खेद है। साथी जीएस यादव जी आगे बोलेंगे। हमारे कार्यक्रम में आज कोई भी सरकारी अवकाश नहीं है, लेकिन आप सरकारी कार्यालयों में पहुंचेंगे तो आपको अवकाश जैसा माहौल दिखेगा। वजह है कर्मचारियों की प्रदर्शन करना। ये बात करते हैं कितनी सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कितने सूत्री मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रमुख मांग महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। साल में 2 बार महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन 2 साल से नहीं मिला है। तो महंगाई भत्ता, उसके अलावा 14 सूत्री मांग, जिसमें प्रदेश के लिपिकों और महिला पर्यवेक्षकों का वेतन भी संगति है, अनुकंपा नियुक्ति है। ये जो नई नियुक्ति हो रही है उसमें ये स्टाइपेंड का नया सिस्टम ला करके 70%, 80%, 90% वेतन दे रहे हैं। 3 साल की नौकरी जा रही है। मंत्रालय में रातों रात प्रमोशन होता है। मेरा कर्मचारी तृतीय चतुर्थ वर्ग का पदोन्नति नहीं पाता। इन सब 14 सूत्री मांगों के लिए सबसे बड़ा मांग 2004 के बाद प्रदेश में जितने सरकारी नौकरी लगे हैं किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है। 4.5 लाख कर्मचारी अधिकारी आज अपने प्रमुख मांग महंगाई भत्ता को लेकर आंदोलनरत है। हम लोग इसके पहले बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, परंतु सरकार ने हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया और आज हमें मजबूरी बस, और सभी कर्मचारी एकदम आक्रोशित है, क्योंकि महंगाई भत्ता हमारा हक है, हमारा अधिकार है। और सरकार आज अपन कुंभकर्णी निंद्रा से नहीं जागी तो हमारा आंदोलन के 5वां चरण है जिसमें हम सामूहिक अवकाश लेहन। अब अगला चरण में हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाबो और अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाए साथ साथ आमरण अनशन आत्मदाह तक भी हमन कर्मचारी मन कर सकते हैं। बड़ी संख्या में आज प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी, जिनकी खास तौर पर महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग है। कैमरा पर्सन हितेश के साथ रोहित मिश्रा, के न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और करतला विकासखंड क्षेत्र के कोथारी के हाई सेकेंडरी स्कूल में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिले के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है।
कोरबा कलेक्टर रानू साहू और प्रशासनिक अधिकारी स्वास्थ्य शिविर में पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया। कोरबा कलेक्टर ने कहा कि शिविर में चिन्हांकित गंभीर मरीजों को इलाज की अच्छी व्यवस्था मिल रही है। हर ब्लॉक में हर महीने एक बार किया है और इसके तहत आज जिला चिकित्सालय और जिले के संबंधित के जो डॉक्टर्स हैं उनके अलावा IME के डॉक्टर्स, अपोलो के डॉक्टर्स, रायपुर के विभिन्न हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी अपनी सुविधा दी है और अभी तक जो है 1600 से भी अधिक पेशेंट जो है उनकी रजिस्ट्रेशन होकर डॉक्टर्स ने उनको चेक कर लिया है और संभावना है कि 2500 से भी अधिक जो पेशेंट्स हैं इनसे लाभान्वित होंगे। चिंतन शिविर सहित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा छत्तीसगढ़ प्रभारी के विवादित बोल ने एक बार फिर सियासी गलियों में हलचल मचा दी है। भाजपा के चिंतन शिविर से निकले थूक वाले विवादित बयान ने अब तूल पकड़ लिया और इस मामले में भाजपा समेत प्रदेश प्रभारी डी पुंडेश्वरी की किरकिरी हो रही है। मामले में रोष जताते हुए जगदलपुर युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को भाजपा का पुतला दहन किया। मामले को लेकर युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुशील मौर्य ने कहा कि प्रदेश में नफरत की राजनीति नहीं करने दी जाएगी और विवादित बयान देने वाले प्रदेश प्रभारी को छत्तीसगढ़ की जनता की ताकत दिखाई जाएगी। के द्वारा भाजपा का पुतला दहन किया गया क्योंकि भाजपा इस देश में, इस राज्य में जो ये 3 दिन का चिंतन शिविर किया है, आप देख सकते हैं कि भाजपा के 3 दिन के चिंतन शिविर में एक शब्द निकला आखथू। कुछ दिनों पूर्व ही रायपुर के जो गुड़ियारी है वहाँ पर साईं मंदिर को भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है। उसको आज तक भाजपा के युवा मोर्चा के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाजपा सिर्फ इस प्रदेश में जो शांत वातावरण है उसको जहर घोलने का काम कर। कहने को तो प्रदेश भर में 15 जून से 15 अक्टूबर तक सभी रेत खदानों पर शासन द्वारा रोक लगाई गई, लेकिन कुछ छुट भैया नेता व जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते धमतरी की रेत खदानों ने यह नियम लागू नहीं होता है। डंपिंग पॉइंट की आड़ में रेत घाट से रेत निकालकर कालाबाजारी धड़ल्ले से की जा रही है। जिले की ग्राम पंचायत डोनर रेत घाट इन दिनों रेत माफियाओं के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी हुई है और यहाँ कुछ लोगों द्वारा डम से रेत बेचने की बात कहकर महानदी से रेत की लगातार चोरी की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस गोरख धंधे में गांव के सरपंच का शामिल होना बताया जा रहा है और इस पूरे मामले में सरपंच ने खनिज विभाग वाले जाने कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं जिले में लगातार खनिज विभाग अवैध उत्खनन व परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। के गांव में ही रहता हूँ। रेत का जरूरत था तो देखने आया था, तो लोगों ने बताया कि डोनर में चल रहा है करके, तो आया हूँ, देखता हूँ कितने रुपए ले रहा है ट्रिप हिसाब से, गिरवाऊंगा करके आया हूँ। डोनर में रेत खदान चल नहीं रहा है भाई, चोरी हो रहा है। मैं सरपंच नहीं बना उससे पहले से चोरी हो रहा है वो। अभी वर्तमान में तो रात को दिन दहाड़े सभी लोग चुरा रहे हैं भाई, कितनों को। देखिए उसमें पूर्व में कार्रवाई किया गया था ट्रैक्टरों के ऊपर, और जैसे आपकी से जानकारी प्राप्त हो रही है तो एक बार और उसको दिखवा लेता हूँ। और पंचायतों को हमारे द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार की कोई बातें आती हैं तो उनको तुरंत तत्काल सूचना दें। मुखबिर की सूचना पर 2 पहिया वाहन से 4 किलो 900 ग्राम गांजा तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को मुरमतरा रोड से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करों के पास से मोटरसाइकिल सहित 8,000 रुपए नकदी बरामद की। दोनों तस्करों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर मुंगेली के सभी विभागों के नियमित और अनियमित कर्मचारी प्राप्त व्यापी आंदोलन कलम रख मशाल उठा के 5वें चरण का आंदोलन करते एक दिवसीय हड़ताल पर बैठे, जिससे जिले के सभी विभाग में बंद का सफल असर देखने को मिला है। बता दें कि नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सहित सभी विभागों के नियमित एवं अनियमित कर्मचारी हड़ताल पर रहे। जब तक कि हमारा विगत 2-3 महीने से हम लोग आंदोलनरत थे। कलम बंद मसाल उठा के आंदोलन के ये 5वें चरण में आज हम अग्रसर हैं। आज एक दिवसीय धरना देकर 14 सूत्री जो मांग है, जिसमें वेतन विसंगति, अनियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण और सारे कैडरों की मांगों को समाहित करके एक फेडरेशन बनाया गया है। आपको बता दूं कि यह फेडरेशन अब समाप्त होने वाला नहीं है। इस फेडरेशन का विधिवत पंजीयन करा लिया गया और इसी बैनर के नीचे आने वाले दिनों में हम आंदोलन करेंगे। के प्रांतीय वाहन पर हम 14 सूत्री मांगों को लेकर सभी कर्मचारी वर्ग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ये हमारा 5वां चरण का है। कलम रख मसाल उठा आंदोलन चल रहा है। आगामी समय में यदि सरकार हमारी बातों को अनसुना करती है तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और राजधानी रायपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी हम बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की जो कांग्रेस घोषणा पत्र में सम्मिलित है, कर्मचारियों की समस्त मांगों को पूरी की जाएगी, वो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। छत्तीसगढ़ जिला राजनाथ गांव के कमला कॉलेज के पास दुकान आवंटन की जांच कर पात्र हितग्राही को दिए जाने को लेकर भाजपा नेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कमला कॉलेज दुकान का आवंटन अन्य व्यक्ति को दिया जा रहा है, जिसके कारण जो सही हितग्राही है उन्हें दुकान आवंटित नहीं की जा रही। दुकान निर्माण के समय जो हितग्राही वहां पर अपनी दुकान लगाए हुए थे, उन्हें यह कहकर वहां से हटाया गया था कि दुकान निर्माण के पश्चात दुकानें उन्हीं लोगों को आवंटित की जाएंगी। इसके लिए हितग्राहियों को नोटिस प्रदान किया गया है एवं वीडियोग्राफी भी की गई। नगर निगम महापौर परिषद के द्वारा जो है 31 अगस्त को अभी जो MIC हुआ, उसमें निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकानों में पात्र और हितग्राहियों को दुकान आवंटन करने का। नाम तो है कि पात्र हितग्राहियों को आवंटित करना है, जबकि पूरे नियमों की अनदेखी करते हुए नगर निगम ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन की दुकान निर्माण से पूर्व वहां पर 22 लोगों को नोटिस जारी किए थे, जो अपना ठेला खुमचा लगा करके दुकानदारी कर रहे थे और उनको ये कहा गया था कि जब भी दुकानें बनेंगी तो आपको प्राथमिकता के साथ में दुकानें दी जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि महापौर जी उन अपने नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए नोटिस को दरकिनार करते हुए 22 में से मात्र 13 हितग्राहियों को दिए और 8 अपने चहेते लोगों को, अलग अलग क्षेत्रों से जो रहते हैं ऐसे लोगों को वहां पर दुकान आवंटन करने की अनुशंसा की जो है अभी तक के खबरें आ रही है। अशोकनगर से एक खबर है, जहां पर बिजली बिलों में हो रही बेतहाशा वृद्धि और मनमाने बिजली बिलों का विरोध हुआ। वहीं पर विद्युत वितरण कंपनी दफ्तर के मेन गेट पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विशाल रघुवंशी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने उपभोक्ताओं को थमाए जा रहे बेतहाशा बिजली के बिलों को कम करने की, कोरोना काल में दिए गए बिलों को माफ करने की, बिजली कटौती बंद करने की मांग की है। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन के दौरान जोरदार नारेबाजी भी की और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। खबर इंदौर से है, जहां पर ऋतु नरवरे ने BRTS कॉरिडोर पर महिलाओं के लिए शुरू की गई पिंक बस चलाई। इसके साथ ही ऋतु प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर भी बन गई हैं, जिसने BRTS रूट पर बस चलाई। हालांकि ऋतु ने इसके लिए 1 माह तक रोजाना तड़के 3 से 5 बजे के बीच कॉरिडोर पर बस चलाने का प्रशिक्षण लिया था और पूरी तरह प्रशिक्षित होने के बाद गुरुवार से बस का स्टीयरिंग थाम पूरे आत्मविश्वास के साथ पिंक बस चलाई। वहीं संदीप सोनी ने बताया कि आने वाले दिनों में महिला चालक की संख्या में इजाफा होकर इसको लेकर भी कुछ संस्थाओं से चर्चा चल रही है, जिससे महिलाओं को लाइसेंस दिलाकर महिलाओं को पिंक बस का संचालन किया जाएगा। प्रदेश में पहली महिला आप बनिए जो आज आई बस चलाने जा रही है, किस तरह की ट्रेनिंग है और आपका क्या अनुभव रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो कि इंदौर शहर में मैंने कुछ करा अपने शहर के लिए। काफ़ी समय से ये पिंक बस का निकला था कि महिला ड्राइवर रखेंगे, तो मैंने उसमें फॉर्म जमा करा, सिलेक्ट हुई, 15 दिन की ट्रेनिंग दी, फिर आज बस पे हमें ट्रायल दिया।
आज जो आपने आपने जो बस चलाई है, कैसा अनुभव रहा आपको? बहुत अच्छा था सर। कि हम लोग विगत कुछ माह से पिंक बस बीआरटीएस पे चलाते हैं और पिंक बस का जो उद्देश्य है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है और उसमें जो बस वार्डन होती हैं वो भी महिलाएं होती हैं और जो यात्री रहते हैं वो भी महिलाएं बैठती हैं। लेकिन चूँकि महिला ड्राइवर मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है तो हमारा बहुत लंबे समय से एक उद्देश्य था कि हमारी जो बीआरटीएस की बसें हैं उसमें महिला ड्राइवर भी रहें। देश में गौमाता को राष्ट्रीय पशु की मान्यता देने के लिए इलाहाबाद कोर्ट के निर्णय का उज्जैन के साधु संतों ने स्वागत किया है। उन्होंने गौमाता की रक्षा करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मोदी और शिवराज सरकार से कठोर निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही गाय को राष्ट्रीय पशु की मान्यता देने का अनुरोध भी किया है। साथ ही यही कि महामंडलेश्वर आचार्य शेखर व चारधाम मंदिर के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने इस फैसले को स्वागत योग्य बनाते हुए कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निर्णय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उज्जैन के संतों ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी आग्रह किया है कि वो इस ओर पहल करें। जय महाकाल। भारतवर्ष की न्यायपालिका ने अगर ये स्वीकार किया है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए तो मैं कहूँगा कि भारत के लिए बहुत अच्छा एक संदेश है। और प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के और योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और सभी ने यहाँ पर गौ सेवा की है और भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ आकर गौ सेवा की है। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। तो सबसे पहले तो गौ माता की सेवा ही प्रमुख है। गाय के लिए पहले भी महात्माओं ने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं। कई महात्मा उसमें मारे भी गए हैं, जेल भी गए हैं। करपात्री जी महाराज जैसे लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं। कई शंकराचार्य जेल गए और साधु संतों की शुरू से मंशा रही है कि गाय की रक्षा हो। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जरा जरूरत है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है। प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट टीचर्स से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डिंडौरी जिले के बजाक विकासखंड के ग्राम पंचायत खिकरा तालाब में ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल रोड निर्माण का कार्य कराया गया और निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत के ठेकेदार और सरपंच सचिव की मिली भगत में उप मंत्री के शामिल होने के कारण सड़क का निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन किए जाने का आरोप ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए ग्रेवल रोड निर्माण के कार्य में जिम्मेदारों द्वारा लापरवाही की गई है। वहीं अभियंत्री द्वारा सही जांच न किए जाने के कारण सड़क का निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन हुआ है। जहां जिम्मेदारों ने मुरूम की जगह मिट्टी का उपयोग कर सड़क का निर्माण कार्य किया है, जिसके कारण बारिश के दिनों में यह सड़क कीचड़ से भर जाती है।
और सीधे आपको सिद्धार्थनगर ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। राहत सामग्री किट वितरित की और साथ ही साथ उन लोगों से बात की जो बाढ़ प्रभावित हुए हैं, उनके बच्चों से भी मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री किट वितरित की है। आपको बता दें कि कल वो बहराइच भी गए थे, लगातार वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और अब खबर होशंगाबाद से, जहां पर देश भर में बढ़ती हुई महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने गैस सिलेंडर की अर्थी कंधों पर रखकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मोर्चा निकाला। इस दौरान युवा कांग्रेस ने मोदी और शिवराज सरकार को गरीब विरोधी बताया। वहीं युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार रातों रात डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर रही है। जनता 2 साल से कोरोना से परेशान है और मोदी सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है। सरकार ने महंगाई कम नहीं की तो युवा कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगा। देश में मोदी सरकार दिन दहाड़े पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर रही है। रातों रात गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं और अच्छे दिन का वादा करके आप सत्ता में आए थे। आपने वादे किए थे अच्छे दिन लाने के गरीबों के, और उसके बाद जो यूपीए सरकार पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडरों में सब्सिडी देती थी, मोदी सरकार ने वो सब्सिडी देना गरीबों को बंद कर दी है। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 2 महीनों में 300 रुपये से ज़्यादा बढ़ गए हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जिसका माल उसका हम माल विषय को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के बाद अब सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मोर्चा संभाल लिया है। अब आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर मुकदमा वापस लेने की मांग की है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को इंदौर टैंकर एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। टैंकर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस नहीं लिए जाते हैं तो इंदौर में टैंकरों का परिवहन भी बंद कर दिया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो इंदौर में आम जनता को पेट्रोल डीजल की किल्लत से का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड के राजधानी रांची में शुक्रवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधायक दल के महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मानसून सत्र को लेकर चर्चा की गई, जिसमें नियोजन नीति, नेता प्रतिपक्ष, महिला अत्याचार, नगर निगम विधि व्यवस्था, घोषणाओं से वादा खिलाफी समेत कई मुद्दों पर हेमंत सरकार को घेरने की रणनीति